बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभागार में मौजूद सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। मधुकर सर आपको प्रणाम। डाइस पर जो लोग मौजूद हैं सबको मेरा प्रणाम। राजा भोज की नगरी भोपाल से मैं आता हूँ। दादा माखनलाल चतुर्वेदी और भवानी प्रसाद मिश्र जैसे तमाम लेजेंड्स जो हैं, जिस राज्य से ताल्लुक जिनका रहा है, ऐसा मध्य प्रदेश राज्य जहाँ से मैं आया हुआ हूँ, वहाँ से आप सबको प्रणाम करता हूँ। दूसरी बार मधुकर सर का सानिध्य मिल रहा है, क्योंकि हम जब माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में साहित्य उत्सव कुछ समय पहले हुआ था, जब सर का सानिध्य मुझे मिला था और सर को सुनने का मौका मिला था। और आज दोबारा एक बार फिर जो बातें सर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चूंकि सर खुद भी पत्रकार रहे हैं और टीवी के पत्रकार होने के नाते हमारे पास बहुत कम समय होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस कम समय में ही अपनी बात को पूरी कर पाऊं। पैशन और स्किल, दरअसल मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि एक शुरुआत में आपको बता दूं कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट जर्नलिस्ट नहीं हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूं जो अपने पैशन को जिसने प्रोफेशन बनाया। ऐसे लोग शायद दुनिया में होते हैं, पर बहुत कम लोग हो पाते हैं। तो मैं उस खुशनसीब लोगों में से एक हूं। मुझे ऐसा लगता है कि लिखने के लिए, चाहे वो लेखक हो चाहे वो पत्रकार हो, संवेदनाएं बहुत ज़रूरी होती हैं। हम पत्रकार के तौर पर, या एक लेखक जो उपन्यास लिख रहा है या जो कविताएं लिख रहा है, अगर उसके पास संवेदनाएं नहीं होंगी तो वो समाज को सही नजरिए से समझ नहीं पाएगा। वो ग्राउंड पे जाके, या कोई कहानी उसके सामने घट रही होगी तो वो उसको फील नहीं कर पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पैशन तो अपने आप बनता है जब संवेदनाएं आपके अंदर होती हैं, और जब संवेदनाएं होती हैं, मन उद्वेलित होता है। तो जब मन उद्वेलित होता है तो वो कुछ लिखने को मजबूर भी करता है। वो ये तय करता है कि आपको, कई बार ऐसा होता है कि संवेदनाएं हैं, सर ने जैसे कहा कि कथा है, आपके पास कथा है। हाल में एक प्रधानमंत्री ने भी कहा हमारे देश के, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कहानियां, अगर वो अपने जीवनी ही लिख दे तो हजारों लाखों करोड़ों ऐसी किताबें इस दुनिया में हो जाएंगी, जो बहुत सुंदर सुंदर कहानियों की किताबें होंगी। संवेदनाएं तो होती हैं, कहानी भी होती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं। और जिस नजरिए से आप उसको देख रहे हैं, अब वो नजरिया कागज पर शब्दों के जरिए आप कैसे उतारेंगे, कैसे उकेरेंगे। आपको किताबें पढ़ना होती हैं, स्वाभाविक सी बात है। चूंकि मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कुछ सालों पहले ही किताबें पढ़ना शुरू की, उसके बाद लगा कि नहीं, लिखा जा सकता है। दरअसल मेरे सफ़र से ही आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूं। मैंने मुंशी प्रेमचंद जी को जब पढ़ा तो बहुत ग्रामीण परिवेश की उनकी चीज़ें होती हैं उनके उपन्यास में, और बहुत साधारण तरीके से होती हैं। लेकिन जब मैं उनको पढ़ रहा था तो शुरू के 50-60 पन्नों के बाद तो मुझे लगता था कि मतलब वहां तक आना बड़ा मुश्किल होता था, और उसके बाद फिर कहानी सही तरीके से बैठना चालू होती है। आज के दौर में जो नए लेखक लिख रहे हैं, मैं एक उपन्यास का नाम लेता हूँ, गुनाहों का देवता। शायद आप सबने पढ़ी होगी, धर्मवीर भारती जी की। वो गुनाहों का देवता जब मैंने पढ़ी तो शायद मैं 10-15 दिन तक नॉर्मल नहीं हो पाया। और उसके कुछ कई साल बाद एक और लेखक हैं, आज के लेखक हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, अक्टूबर जंक्शन, दिव्य प्रकाश दुबे। उस अक्टूबर जंक्शन में पात्र वही थे, सुधा चंद्र पात्र वही थे, लेकिन फील वो गुनाहों का देवता वाला था। कई विवाद, कई चीजें उस किताब को, उस कहानी को लेकर भी, चूंकि वो गुनाहों का देवता से जुड़ी हुई थी, वो रहा, वो अपनी जगह है। लेकिन गुनाहों का देवता पढ़ने के बाद मुझे ये नहीं लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, लेकिन अक्टूबर जंक्शन पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये ऐसी कहानियां तो मेरे पास भी हैं, या कई कहानियां ऐसी तो मेरे आसपास से भी गुजर रही हैं, तो ये तो मैं भी लिख सकता हूं। वो क्यों मेरे अंदर आया? वो इसलिए आया क्योंकि बहुत सरल भाषा में मैं धर्मवीर भारती जी की तुलना भी शायद नहीं कर सकता हूं किसी से, क्योंकि वो सूरज को दिया दिखाने जैसी चीज होगी। लेकिन अक्टूबर जंक्शन जैसी किताब, या अन्य जो आज के लेखक लिख रहे हैं, उन किताबों को पढ़ने के बाद लगा कि मेरे जैसे लोग जो किताबों की दुनिया में नहीं थे, साहित्य कविता की दुनिया में नहीं थे, लेखन की दुनिया में नहीं थे, उनके अंदर एक आस जगी कि हाँ, हम भी लिख सकते हैं और लिखा जा सकता है। जब कहानी है तो अब सवाल यह है कि आपका नजरिया क्या है। आपके नजरिया पैदा करती हैं ये किताबें, दिशा पैदा करती हैं आपके अंदर ये किताबें जब आप उनको पढ़ते हैं। मेरी हाल में जो सबसे लेटेस्ट किताब थी, रिपोर्ट आज रही, वो वायरस से वैक्सीन तक रही, जिसमें कोरोना काल के शुरुआती 500 दिन की पूरी कहानी है, डेटा वाइज सारी कहानी है। उस किताब को जब कोरोना काल चल रहा था, जब हम सब लॉकडाउन थे, अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, मैंने उस किताब को उस दौर में लिखा।
वो किताब लिखने की जो उसका बैकग्राउंड ये रहा कि जब महामारी चल रही थी तो टीवी चैनल्स पे अलग अलग कहानियां चल रही थी, डरावनी कहानियां भी थी, कई सारी चीजें थी। मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना पुरानी, पहले भी कई हजार साल पहले कुछ महामारियां आई हैं, उनके बारे में जानकारी ली जाए। मुझे कहीं कंटेंट नहीं मिलता था, बस इतना मिलता था फलानी महामारी इतने हजार साल पहले आई थी, फलानी ईस्वी में आई थी, उस समय इतने लोग मरे, अमेरिका में इतने मरे, चाइना में इतने मरे, इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन उस समय लोग क्या कर रहे थे, लोग कैसे जी रहे थे, लोग उस समय घरों में अगर बैठे थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन समाज क्या कर रहा था, किस नजरिए से उसको देख रहा था। और आज जो हम जी रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे, वो क्या कैसे पता करेगी हमारे जाने के बाद, आज से 100 साल 200 साल बाद, कि एक महामारी कोरोना नाम की पूरी दुनिया में आई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और उस वक्त लोग कर क्या रहे थे। तब मैंने उस किताब को लिखना शुरू किया, और अच्छी बात मेरे लिए शायद ये रही कि वो जब सब कुछ घट रहा था तो मेरे सामने था, तो वो पैशन मेरे सामने रोज आ रहा था। एक अखबार में, आप लोगों को शायद पता होगा, भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश में एक शमशान घाट है जहां पर एक लेडी की चिता जल रही थी, और उसके दोनों बच्चे ऐसे गले में हाथ डाल के, भाई बहन दोनों खड़े हुए थे, और जब धुआं उठ रहा था तो चूंकि आयरन उसमें उनका अंतिम संस्कार हुआ था, तो वो कहते हैं कि देखो मेरी मम्मी जा रही हैं। ये अखबार की तस्वीर थी, और तस्वीर अकेली, और वो एक शब्द बहुत कुछ कह रहा था। उसने, जिन लोगों ने भी शायद देखा होगा या नहीं देखा हो तो देखिएगा, गूगल पर वो मौजूद होगा, संवेदनाएं। उस कैमरामैन से जब मेरी बात हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो बता रहा था कि जब मैं उस तस्वीर को ले रहा था और पीछे से ये साउंड आ रहा था कि देखो मेरी मम्मी जा रही है। यही हम पत्रकारिता में करते हैं, और इसको अगर ईमानदारी से करते हैं तो ही वो संवेदनाएं हमारी स्टोरी में आती हैं। सर, स्किल मुझे लगती है कि जब आपके अंदर संवेदनाएं होती हैं, आपके अंदर समाज को समझने का भाव होता है, पैशन होता है, तो अपने आप सृजित होती हैं। कई बार जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन, आपके अंदर पैशन हो लेकिन ऑब्जर्वेशन की कमी हो सकती है। कई बार ऑब्जर्वेशन अच्छा हो लेकिन पैशन की कमी हो सकती है। कई लोग मुझे मिलते हैं कि सर आप लोग तो बहुत सुधी लोग हैं, कई लोग यहाँ बैठे हैं, लेखक हैं, कई किताबें लिखी हुई हैं, मुझे पूछते हैं कि किताब कैसे लिखी जा सकती है। सर मैं ऐसा मानता हूं कि एक सबसे बड़ा सवाल सबके अंदर यही होता है कि हम शुरुआत कैसे करें, और उनको लगता है कि शुरुआत करना सबसे कठिन है। क्यों? आप शुरुआत के पीछे जाइए ही मत, आपको जो थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं आप लिख दीजिए, वो तो फिर बाद में कंपाइल होकर चीजें आ ही जाती हैं। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से ये सीखा, किताबों के लिखने के दौरान भी हो चाहे रिपोर्टाज लिखने के दौरान भी हो, संवेदनाएं मेरे को किताबों ने दी, लेखकों ने दी, नजरिया दिया, और उस नजरिए को, अब चाहे वो किताबों के जरिए हो चाहे वो अपनी स्टोरीज के जरिए हो, उसको मैंने रखने की कोशिश की। वही मेरी कोशिश भी रहती है, और शायद वही एक पैशन भी क्रिएट करता है। मुझे लगता है कि संवेदनाएं अगर हैं, कैसे आती हैं, मुझे लगता है ये भी बात होनी चाहिए। संवेदनाएं दरअसल पढ़ने से आती हैं। जितनी किताबें, जितने उपन्यास आप पढ़ेंगे, उनमें आपको समझ में आएगा कि कहानी क्या कुछ कह रही है, और कहानी आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। कथा, जो सर ने बात की, वो कथा आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। तो कथा सबके पास होती है, बस कथा को व्यक्त करना हमको आना चाहिए। अंत में सर, मुझे जब साहित्य अकेडमी ने बुलाया था तो एक कविता मेरी है, मुझे कहा गया था कि उसको ज़रूर पढ़िएगा, वक्त को लेकर। तो मैं चाहूँगा कि वो पढ़ के अपनी बात को समाप्त करूं, कि जिसका शीर्षक है वक्त। एक बार वक्त ने वक्त को कहा कि अगली बार थोड़ा वक्त लेकर आना, कुछ वक्त साथ गुजारेंगे। वक्त ये कहते हुए उस वक्त को चला गया कि जब वक्त आएगा तो इत्मीनान से वक्त गुजारेंगे। एक बार उस वक्त ने वक्त को फोन लगाया। एक बार वो वक्त बीमार पड़ा, वक्त ने वक्त को फोन लगाया, वक्त ने फोन नहीं उठाया। उस वक्त ने दोबारा उस वक्त को फोन लगाया, वक्त ने फोन उठाया और झल्लाते हुए कहा, क्या वक्त बे वक्त फोन लगा लेते हो। वक्त सहम गया, वक्त जहां था वहीं ठहर गया, वक्त सहर गया। फिर वक्त ने दोबारा उस वक्त को फोन नहीं लगाया। एक दिन वो वक्त आया और उस वक्त को कहा, मुझे वक्त नहीं दोगे? तो वक्त ने कहा, वक्त पर वक्त नहीं देने वाले को वक्त माफ नहीं करता। वक्त आगे बढ़ा और वक्त को पीछे छोड़ वक्त के साथ आगे बढ़ गया। उस वक्त ने कभी उस वक्त को समय नहीं दिया, उससे बात नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि वक्त का भी आत्मसम्मान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया आदित्य, इस पोएटिक ढंग से अपनी बात ख़त्म करने के लिए। हालांकि ये मान लीजिए कि ये जिस वक्त की बात कर रहे हैं वो आपके हाथ से कभी जाने वाला नहीं, और वो कभी भी आ सकता है। तो जब वो आ जाए तो उसको जाने ना दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वक्त भी आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वक्त आपका है और आपके हाथ में होता है। आप हर वो काम करने का वक्त निकाल लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है, जो उसकी दरकार होती है। ऐसा अगर पैशन है तो वक्त है। तो इसलिए मैं